जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि हम लोग रोज़ शाम 7 बजे एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस का एक प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्र वनों से अनाच्छादित होना चाहिए। यहाँ आपको बताना है कि वन नीति के अनुसार कितना प्रतिशत जमीन पे पेड़ होना चाहिए, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 33%। कितना? तो कम से कम वन नीति के अनुसार क्षेत्र पे 33% होना चाहिए वन। कितना? तो 33% वन होना चाहिए किसी भी देश के अपने क्षेत्र पे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है। यहाँ आपको बताना है कि विधान परिषद जो होता है उसका न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 वर्ष। कितना? तो कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए विधान परिषद के सदस्य का। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, डार्विन का पुस्तक जोन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जोन दी जॉन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी। यहाँ आपको बताना है कि ये जो पुस्तक है ये डार्विन की पुस्तक है, जॉन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, और ये बताना है आपको कि यह कब प्रकाशित हुआ था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1859 में। कब? 1859 में यह पुस्तक प्रकाशित हुआ था, जो जिसके कि राइटर जो है वो है डार्विन। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, शारदा अधिनियम का संबंध किससे है। यहाँ आपको बताना है कि शारदा अधिनियम जो है उसका संबंध किससे है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल विवाह से। किससे? तो शारदा अधिनियम जो थी वो बाल विवाह से संबंधित है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, तरंग और कण। क्या तरंग और कण दोनों ही प्रकृति दर्शाने वाला कण है। तो आपको बताना है कि तरंग और कण जो होता है वो किस प्रकार का प्रकृति को दर्शाता है, यानी कि दिखाता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन। क्या? तो इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है कौन? तरंग और कण जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु द्विलिंगी होता है। आपको बताना है कि यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जंतु है जो द्विलिंगी है। मधुमक्खी, स्केरिस, जोंक या फिर मक्खी। तो जल्दी बताइए दोस्तों, कौन सा जंतु द्विलिंगी है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जोंक। जोंक जो होता है वो द्विलिंगी होता है। क्या? तो जोंक द्विलिंगी होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, SGST का पूर्ण रूप क्या है। यहाँ आपको बताना है कि SGST का पूर्ण रूप क्या होता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या? तो स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है SGST का पूर्ण रूप। और ये दोस्तों SSC GD 2018 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। यहाँ आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महासचिव होता है कौन? तो महासचिव जो होता है उसका नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा कौन करता है। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पे महासभा करता है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का नियुक्ति। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब में सहसा पतन किस बात का संकेत है। तो बताइए दोस्तों, वायुमंडलीय दाब में सहसा पतन किस बात का संकेत होता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तूफान का। किसका? तो वायुमंडलीय दाब में सहसा पतन जो होता है वो तूफान का संकेत होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है। तो बताइए दोस्तों, वित्त आयोग जो होता है उसका गठन कितने वर्षों के लिए होता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कितना? 5 वर्ष। 5 वर्ष के लिए होता है वित्त आयोग का गठन। और दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको इस बार जो अभी SSC MTS का जो एग्जाम चल रहा है उसमें ये क्वेश्चन लेटेस्ट पूछा गया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, पेट्रोल में टेट्रा एथिल लेड निम्नलिखित में से मिलाया जाता है। आपको बताना है कि पेट्रोल में टेट्रा एथिल लेड जो होता है वो किस कारण से मिलाया जाता है। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसके
एंटी नोकिंग दर को बढ़ाने के लिए। क्या? तो एट्राथील जो है वो इसके एंटी नोकिंग दर को बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीत लिया? तो आपको बताना है कि मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार में ही जीत लिया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को एक ही बार में जीत लिए थे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, सांची किस कला का मूर्ति काल का निरूपण करता है? आपको बताना है कि सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या? तो बौद्ध का निरूपण करता है। सांची में जो स्थित है आपको कला या मूर्ति जो है वो बौद्ध धर्म को निरूपित करता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? आपको बताना मेगास्थनीज जो थे वो भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित कर दिए थे। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कितने? तो सात भागों में मेगास्थनीज ने भारत समाज को अलग अलग कर दिया था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र किस पहलू पर प्रकाश डालती है? आपको बताना है जो कौटिल्य थे उसका अर्थशास्त्र कौन से पहलू पर प्रकाश डालता था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक नीतियां। किस पे? तो राजनीतिक पे ज्यादा जोर डालता था कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो दोस्तों यहाँ आपको बताना है कि यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है उनमें से कौन सा एक ऐसा क्षेत्र है जो कि अशोक के साम्राज्य से सम्मिलित नहीं था। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी। कौन? तो श्रीलंका। श्रीलंका जो था वो अशोक के साम्राज्य से सम्मिलित नहीं था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं व मगध का सम्राट बताया है? यहाँ आपको बताना कि किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं यानी कि खुद को मगध का सम्राट बताया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भ्राबु स्तंभ। किसमें? तो भ्राबु स्तंभ में अशोक जो है वह स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। आपको यहाँ बताना कि संसदीय सरकार जो होता है उसका सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या होता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन? ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि कार्यपालिका व विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। संसदीय सरकार जो होता है उसका सबसे महत्वपूर्ण लक्षण जो है वो कार्यपालिका व विधायिका के प्रति महत्वपूर्ण उत्तरदायी होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक है। तो बताइए दोस्तों पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमोनियम सल्फेट। कौन? तो अमोनियम सल्फेट जो होता है वो पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। अब हमारा अगला प्रश्न है, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब? आपको बताना है किसी भी पिंड का वेग समरूप कब कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। आपको पता होना चाहिए कि जब भी वेग का मान और दिशा जो होता है वो नियत होगा तभी पिंड का वेग क्या होगा? समरूप होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, 1 माइक्रोन बराबर होता है? तो जल्दी बताइए 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, ये आपको बताना बहुत जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है और ये भी क्वेश्चन एसएससी जीडी ने पूछ लिया है अब पिछले बार की एग्जाम में। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 0.001 मिलीमीटर। कितना? तो 0.001 मिलीमीटर होता है 1 माइक्रोन। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, लिटिल कारपोरल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो जल्दी बताइए दोस्तों लिटिल कारपोरल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो लिटिल कारपोरल के नाम से प्रसिद्ध है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। तो आपको बताना है कि नागरिकों और विदेशियों यानी कि जो नागरिक अपने देश के होते हैं जो विदेश से जो लोग आते हैं उनमें से हमारा कौन सा मौलिक अधिकार दोनों को समान रूप से प्राप्त है? तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विधिक अधिकार। क्या? तो विधिक अधिकार होगा जो कि नागरिकों और विदेशियों दोनों को समान रूप से प्राप्त है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है,
नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कुल कितने जिले हैं? तो जल्दी बताइए दोस्तों कि नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश जो कि आपको पता होना चाहिए, केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है अपना जम्मू कश्मीर, उसमें कितने जिले हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कितना? तो 20। तो सॉरी दोस्तों सॉरी, तो जम्मू कश्मीर में टोटल कितने 20 जिले हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कुल कितने जिले हैं? जल्दी बताइए दोस्तों कि लद्दाख में कुल कितने जिले हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कितना? तो 2। केंद्र शासित प्रदेश जो है लद्दाख, उसमें 2 जिले हैं। कितने? तो 2 जिले होते हैं केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है किसने कहा था आराम हराम है? तो जल्दी बताइए दोस्तों ये आराम हराम का जो नारा दिया था उसने वो किसने दिया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम का नारा दिया था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? जल्दी बताइए दोस्तों स्वतंत्र पार्टी के जो संस्थापक हैं वो इनमें से कौन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या? श्री राजगोपालाचारी। कौन? तो श्री राजगोपालाचारी जो थे वो स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? आपको पता नहीं कि अहोम जनजाति जो होता है वो भारत के कौन से राज्य से संबंधित हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौन? तो असम। असम से संबंधित होते हैं भारत के अहोम जनजाति। अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न, और यह हमारे इस वीडियो का आखिरी प्रश्न भी होने वाला है। तो बताइए दोस्तों सिख के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? तो जल्दी बताइए दोस्तों सिखों के जो 5वें गुरु थे कौन थे? तो वो अर्जुन देव जी थे। कौन? तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी थे, और वो किसके समकालीन थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसका? तो जहांगीर के समकालीन थे। कौन? तो सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव जी। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको यह क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह भी कर लें, और हो सके तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर दें। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।